पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिन्हें अब वहां फील्ड मार्शल का खिताब भी मिल चुका है, आसिम मुनीर 2 दिन के बेहद जरूरी दौरे पर तुर्की पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई तुर्की के राष्ट्रपति और खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा कहलाने की चाहत रखने वाले रसेप तैयब एर्दोगन से। इस मुलाकात से जो बात निकलकर सामने आई है, उसने भारत से लेकर पश्चिमी देशों तक पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। खबर है कि तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए उस महासुरक्षा समझौते यानी डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है, जिसे कूटनीति की भाषा में इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये इस्लामिक नेटो क्या बला है और तुर्की के इसमें शामिल होने से क्या बदल जाएगा। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त, बिल्कुल जैसे यूरोप के देश और अमेरिका का जो संगठन है नेटो, उसके आर्टिकल 5 जैसी ही उसमें शर्त लगाई गई थी। यानी अगर किसी एक देश पर, यानी जो उसके सदस्य देश है, एक देश पर हमला कोई भी करता है तो उसे सारे देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। और यह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में भी पैक्ट हुआ था। शुरुआत में तुर्की ने इस गठबंधन में आने से हिचकिचाहट दिखाई थी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, ये सऊदी अरब और पाकिस्तान से आगे बढ़कर मामला नहीं जाएगा। लेकिन गल्फ रीजन में जिस तरह का तनाव चल रहा है, यमन के हूती हमलों और बदलते ग्लोबल हालातों के बीच, अब एर्दोगन इस ट्राइलेटरल रक्षा समझौते में शामिल होने की हरी झंडी दे चुके हैं। यानी 3 देश तब इस संगठन में मिल जाएंगे। तो आखिरकार एर्दोगन और आसिम मुनीर के बीच अब ये खिचड़ी क्या पकी है। डिफेंस एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ये जो एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन तैयार की है, एक सिद्धांत बनाया है, इस डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा सैन्य रक्षक साबित करना चाहता है। आखिर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास वो चीज है जो किसी और मुस्लिम देश के पास नहीं है। जी हां, ठीक पहचाना आपने, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन। इस समझौते के तहत पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत और न्यूक्लियर अम्ब्रेला का भरोसा सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों को दे रहा है। बदले में उसको क्या मिलेगा पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान तो मशहूर ही है अपना कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए। अगर वो किसी को दे रहा है, देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर बदले में क्या लेगा? तो तुर्की से ड्रोन और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जो बादशाहत है, उसमें पाकिस्तान और सऊदी को हथियार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक तरह से कहें कि होगी या हो सकती है इस पैक्ट के सामने आने के बाद। और सऊदी अरब की अगर बात करें तो वो इस पूरे प्लान के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग यानी पैसे का इंतजाम करेगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सऊदी का पैसा तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की परमाणु ताकत मिल गया ना, एक परफेक्ट त्रिकोण। 3 चीजें एक साथ आ गई, पैसा, परमाणु बम और साथ ही साथ तीसरी चीज निकलकर आ गई, ड्रोन की टेक्नोलॉजी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए इसके क्या मायने और क्या भारत को चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल है। भारत की स्थिति थोड़ी पेचीदा है। एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान का सैन्य गठबंधन हमेशा से भारत के खिलाफ कश्मीर जैसे मुद्दों पर सुर मिलाता रहा है। तुर्की पाकिस्तान को जो एडवांस हथियार दे रहा है वो हमारी सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया भारत के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ इस गठबंधन का सबसे अहम हिस्सा सऊदी अरब है और सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त अपने इतिहास के सबसे अच्छे दौर में माने जा रहे हैं। मशहूर एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन का भी मानना है कि सऊदी अरब इस तरह के किसी भी सैन्य समझौते को भारत के साथ अपने करीबी संबंधों के आड़े नहीं आने देगा। सऊदी के लिए भारत एक बहुत बड़ा आर्थिक और व्यापारिक साझेदार है और इसीलिए ये इस्लामिक नेटो भारत को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कर्ज के दलदल में फंसे पाकिस्तान को बचाने के लिए छटपटा रहे मुनीर अब एर्दोगन के इस मंजूरी से एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानकर चल रहे हैं। तुर्की के इस कदम से मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की का ये नया मिलिट्री अलायंस वाकई जमीनी तौर पर असरदार साबित होगा या आपसी मतभेदों के कारण यह सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगा? और इसका दायरा क्या और भी मुस्लिम देशों के साथ मिलकर बढ़ सकता है? यानी 57 मुस्लिम देश सब मिलकर क्या एक साथ आ सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये भी बताइएगा कि भारत चुपचाप ये देखता रहे पूरे डेवलपमेंट को या फिर उसको इस पर कुछ रिएक्शन देनी चाहिए। नमस्कार।